हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये वाला, बहुत ही मजा आने वाला है। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे। इस अध्याय 4 में 3 टॉपिक है हमारे। सबसे पहले है द्विघात समीकरण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि कोई समीकरण द्विघात समीकरण होती है, द्विघात समीकरण वास्तव में क्या है, तो वो हम लोग आज जानेंगे, जो कि हमारी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.1। फिर उसके बाद हमारी एनसीईआरटी का दूसरा टॉपिक है द्विघात समीकरण का हल, एक्सरसाइज 4.2। उसके बाद आता है द्विघात समीकरण के मूल, एक्सरसाइज 4.3 श्रीधराचार्य सूत्र से। जब हम लोग ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि द्विघात समीकरण का हल क्या होता है, मूल क्या होता है, तो हम लोग ये सब डिटेल में समझेंगे। आज हम लोग ये वाला एक्सरसाइज 4.1 जो है हमारी, जिसमें द्विघात समीकरण क्या है, इसमें एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे और ये डिटेल में देखेंगे। इसमें थ्योरी केवल 5 मिनट का है, 5 मिनट में हम लोग सब जान जाएंगे। उसके बाद केवल एक्सरसाइज सॉल्व करना पड़ेगा बस। देखिए, जो हमारा द्विघात समीकरण है ये हम लोग पहले से जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुपद चैप्टर 2 पढ़ा है। बहुपद हमारा क्या था, बहुपद चैप्टर 2 में था कि कोई बहुपद, द्विघात बहुपद कब होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा एक द्विघात बहुपद क्या है हमारा, ये है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जो हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था, ठीक है, द्विघात बहुपद। ये जैसे इसको इस प्रकार से 2x² प्लस 3x प्लस 4, इस प्रकार से जो होते हैं ये होते हैं द्विघात बहुपद। अगर इसी में हम इसको 0 के बराबर कर दें तो ये था केवल द्विघात बहुपद इतना, और जब इसको 0 के बराबर कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। जो हमारे बहुपद होते हैं जैसे 4x² प्लस 3x प्लस का 9, तो ये तो है हमारा बहुपद, क्योंकि इस प्रकार से बहुपद क्या होता है हम लोगों ने खूब डिटेल में सीखा है। जैसे इसको 0 के बराबर करते हैं ये बन गया द्विघात समीकरण हमारा। तो द्विघात समीकरण में अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। और उसको 0 के बराबर, द्विघात समीकरण के लिए ये जो हमारा समीकरण है ये इसको 0 के बराबर होना चाहिए, तभी वो द्विघात जो है हमारा समीकरण कहलाएगा। अगर 0 के बराबर नहीं है, केवल इतना है, तो ये कहलाएगा बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद। और जब द्विघात बहुपद को हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं तो बन जाता है द्विघात समीकरण। उम्मीद है सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बस इतनी थ्योरी से हमारी एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। द्विघात समीकरण जो हमारी होती है इसका मानक रूप क्या होता है, मानक रूप ये होता है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। यह है हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप। इसमें देखिए ए बी सी, हम ये सब चैप्टर 1 से देखते हैं कि ये क्या है, बी क्या है, सी क्या है, क्या है, ए बी सी है हमारा रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स, ठीक है। और ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब हम लोग चैप्टर 1 से पढ़ते आए, सबको पता होगा, ठीक है। तो हमारा द्विघात समीकरण का ये क्या है, मानक रूप है। द्विघात समीकरण का मानक रूप। अगर अभी भी आपको ये सब याद नहीं है तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमने पिछले सभी चैप्टरों में इसको बहुत विस्तार से ये सारा चीज बताया है, ठीक है। ये है हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण क्यों है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात, x हमारा चर है, ए बी से हमारे रियल नंबर्स है, और x की अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए द्विघात समीकरण है। समीकरण क्यों है, क्योंकि बराबर 0 के लिखा है। बहुपद और द्विघात समीकरण में बस एक ही अंतर है, जब हम बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं तो हमारा वो द्विघात समीकरण बन जाता है, ठीक है। इतना है, हम लोग इससे पूरी एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 में, बहुत ही मजा आने वाला है। एग्जाम में हर बार इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो आराम से हम लोग अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देखिए, जो एक्सरसाइज हमारी 4.1 है उसका जो पहला पार्ट है वो कहता है जांच करें कि निम्न जो समीकरण हमारी ये दी गई है ये द्विघात है कि नहीं है। हमें यही पता करना है। अच्छा, कैसे पता करेंगे, इसको एकदम सिंपल कर लेंगे। अगर उसकी अधिकतम घात, अगर अधिकतम घात, x की अधिकतम घात अगर 2 आ जाती है तो द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस का 2ab, ठीक है। इसको खोल देंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, यहां पर ए एक्स है, बी 1 है, तो इसको ओपन कर दिया बराबर 2, 2 की गुणा एक्स से तो 2x, 2 की गुणा 3 से तो 6, माइनस यहां पे था तो माइनस आ गया। देखिए तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर का 1 प्लस का 2 गुणे एक्स का 2x बराबर 2x माइनस 6। देखिए बराबर के इधर भी 2x है, बराबर के इधर भी 2x है। जब ये प्लस का 2x इधर का आएगा तो माइनस का 2x, तो प्लस का 2x माइनस का 2x बराबर 0 हो जाएगा। तो 2x से 2x कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 6 इधर है, इधर आएगा तो प्लस का 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 6 और 1 7 बराबर 0। तो देखिए यहां पर x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। x की अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? यहां पर चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, सबको समझ में आया? हमसे पूछा है कि निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो हमने सबसे पहले इसको सिंपल किया, मानक रूप में लाने का प्रयास करेंगे। कोई भी समीकरण में अगर पूछता है द्विघात समीकरण है कि नहीं, सबसे पहले उसको सिंपल करना है। जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर था, a प्लस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगाया तो ये आ गया, इसको गुणा करा दी 2x माइनस 6 आ गया, फिर सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने देखा x की अधिकतम घात 2 है, तो ये अतः द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, यहां पर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2 इंटू 3 माइनस एक्स। जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो हम इसको सबसे पहले सिंपल करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस 2 की गुणा 3 से तो माइनस 6 आ गया, माइनस 2 की गुणा 3 से कराएंगे तो माइनस 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 की गुणा x से तो 2x। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर है, माइनस का 2x है, इधर प्लस का 2x है, इधर आएगा तो माइनस का 2x, और इधर माइनस का 6 है, उधर आएगा तो प्लस का 6। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर 0। तो देखिए ये क्या है, ये तो मानक रूप आ गया, ये मानक रूप हमारा नहीं था, ये मानक रूप हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। तो ये तो सेम इसी प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 है, तो हमारा ये द्विघात समीकरण है। चूंकि x यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 है, अतः ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। देखिए हमारा जो अगले सवाल है उसमें कहता है हमें ज्ञात करना है कि इसमें द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए इस गुणा में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले उसको गुणा भाग करा के सबसे सिंपल फॉर्म में लाना है, फिर हम लास्ट में देखेंगे कि है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें गुणा करा के सबसे सिंपल फॉर्म में लाना। तो देखिए x माइनस 2 एक्स प्लस 1, एक्स की गुणा इससे सबसे कराइए पहले, फिर माइनस 2 की गुणा इन सबसे कराइए। देखिए x की गुणा जब x से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर x की गुणा 1 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, x गुणे 1 आ जाएगा, फिर माइनस 2 की गुणा x से कराएंगे, माइनस 2 की गुणा x से कराएंगे, फिर माइनस 2 की गुणा 1 से कराएंगे, माइनस 2 की गुणा 1 से कराएंगे, फिर इधर क्या करेंगे, x की गुणा x से कराएंगे, x स्क्वायर आ जाएगा, x की गुणा 3 से कराएंगे तो 3x आ जाएगा, फिर माइनस 1 की गुणा x से कराएंगे तो माइनस x आ जाएगा, फिर माइनस 1 की गुणा 3 से कराएंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए सॉल्व कर लेंगे, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 2x माइनस का 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x माइनस का 3। देखिए एक्स स्क्वायर यहां पर भी है, एक्स स्क्वायर यहां पर भी, अगर बराबर के दोनों ओर
कोई सेम संख्या लिखी है और उसका चिन्ह भी समान है तो कट जाते हैं। जैसे इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर भी प्लस का, इधर भी प्लस का, तो ये कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब इधर प्लस का एक्स स्क्वायर है, इधर भी प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और प्लस माइनस फिर कट जाएगा। इधर है प्लस का एक्स, अब नोट करते हैं, इधर है प्लस का एक्स माइनस का 2x, फिर इधर है प्लस का 3x तो इधर आ जाएगा माइनस का 3x, इधर है माइनस का x, इधर आ जाएगा प्लस का x। ठीक है, तो यहां पर -2 बचा था और यहां पर -3 था तो उधर आ जाएगा प्लस का 3। सबको समझ में आया? एक बार और देखते हैं। देखिए यहां पर प्लस का x है, प्लस का x लिख लिया, माइनस का 2x था तो माइनस का 2x लिख लिया, फिर ये इधर का प्लस का 3x जब उधर जाएगा तो माइनस का 3x, इधर का माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का x, यहां पर बच गया था -2 और यहां पर बच गया था -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3। ठीक है, अब इसको सिंपल करेंगे। देखिए प्लस का x माइनस का 2x तो बचा माइनस का x। ठीक है, सबसे पहले प्लस वाले जोड़ो और माइनस वाले जोड़ो। प्लस वाला एक ये है, एक ये है, तो प्लस का x प्लस का x प्लस का 2x, माइनस का 2x माइनस का 3x माइनस का 5x हो जाएगा। 3 तो 5 होता है ना, तो माइनस का 5x, फिर यहां पर माइनस का 2 प्लस का 3 कितना बचेगा? प्लस का 1 बचेगा बराबर 0। तो देखिए यहां पर आ जाएगा प्लस का 5x प्लस का 2x माइनस का 5x तो बच गया माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0। देखिए यहां तक सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। अगर हम यहां देखते एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा था तो फिर ये इतना बचा, ये इसमें एक एक्स की पावर 2 कहीं है नहीं तो ये द्विघात समीकरण नहीं बचता। यहां पर देखते हैं एक्स की घात कितनी है, एक्स की घात है, एक्स की अधिकतम घात यानी एक्स की घात बराबर 1, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अगर x की अधिकतम घात 2 होती तो ये द्विघात समीकरण होता, x की घात 1 है तो द्विघात समीकरण नहीं है। सबको समझ में आया? बहुत ही सिंपल ये वाले सवाल होते हैं, आप लोग इसको ट्राई करिए। बस गुणा कराना है, अगर किसी को गुणा कराना तो हम लोग 9th में ही सीख लेते हैं। आप लोग सिंपली गुणा कराइए फिर सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर x की अधिकतम घात 1 आ रही, 2 तो है नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए चौथा सवाल जो है हमारे पास, इसमें भी सेम वही गुणा करानी है। ठीक है, सबसे पहले x की गुणा इन दोनों के साथ, फिर -3 की गुणा इन दोनों के साथ। देखिए x की गुणा 2x के साथ तो आ जाएगा x गुणे 2x। ठीक है, फिर x की गुणा 1 के साथ प्लस का x की गुणा 1 के साथ, फिर -3 की गुणा 2x के साथ, फिर -3 की गुणा 1 के साथ। देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, x की गुणा 2x के साथ, फिर x की गुणा 1 के साथ, फिर -3 की गुणा 2x के साथ, -3 की गुणा 1 के साथ। तो वही तो किया हमने, x की गुणा 2x के साथ, फिर x की गुणा 1 के साथ, फिर -3 की गुणा 2x के साथ, फिर -3 की गुणा 1 के साथ बराबर x की गुणा x के साथ, फिर x की गुणा 5 के साथ। ठीक है, देखिए x गुणे 2x ये आ जाएगा 2 2 यहां आ गया, फिर x की गुणा x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3 दूनी 6x माइनस का 3 बराबर x स्क्वायर प्लस का 5x। देखिए यहां पर 2x स्क्वायर वाले एक साथ कर लीजिए, यहां पर है 2x स्क्वायर और वहां पर है x स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो माइनस का x स्क्वायर, तो यानी ये वाले हमने लिख लिए। ठीक है, फिर इधर है प्लस का x माइनस का 6x कितना बचेगा, माइनस का 5x। इन दोनों को भी सॉल्व कर लिया, -6x में से प्लस का x गया माइनस का 5x, फिर ये वाला प्लस का 5x इधर आ जाएगा माइनस का 5x, और ये इधर था -3, ये भी हो गया ये भी हो गया, सारे हमने लिख लिए। देखिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया कितना बचा, 2 में से 1 गया कितना बचा 1, तो यहां पर बच गया x स्क्वायर, माइनस का 5x माइनस का 5x माइनस का 10x माइनस का 3 बराबर 0। तो ये देखिए ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c के रूप में ये आ गया, तो x की अधिकतम घात क्या है, x की अधिकतम घात क्या है, x की घात है यहां पर 2, तो ये जो है हमारी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है।
सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आराम से, इसमें कुछ भी करना ही नहीं, बस हमें उसको सिंपल करना है, गुणा करवा लेनी है ब्रैकेट में। इसी प्रकार से एग्जाम में देगा, इस प्रकार से तो देगा नहीं, फिर पूछेगा। हमें थोड़ा सा इसको सिंपल करके फिर लास्ट में देखना है कि एक्स की घात क्या है। एक्स की घात 1 है तो द्विघात समीकरण है नहीं, क्योंकि द्विघात समीकरण के लिए घात 2 होना चाहिए। तो यहां पर हमने देखा एक्स की घात 2 है, तो द्विघात समीकरण के लिए घात 2 होनी चाहिए, जो कि है, तो द्विघात समीकरण हो गया। अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो आपका 5वां और 6वां सवाल है वो हमारे जो पिछले 4 सवाल कर चुके हैं सेम उनके जैसे हैं, बस उसमें ओपन करना है, a+b का होल स्क्वायर खोलना है, आपका सॉल्व हो जाएगा और आप लोग देख लेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग 7वें और 8वें सवाल पे आते हैं। देखिए, 7वें और 8वें सवाल में क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सब यहाँ पर दिया है a+b का होल क्यूब, तो हमें यहाँ पर, और इसमें भी a-b का होल क्यूब दिया है, तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट ओपन करना चाहिए और फिर हम लोग सिंपल करते हैं। तो हमें फार्मूला भी पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए, a+b का होल क्यूब हमारा होता है a³ + b³ प्लस का 3ab और a+b, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, तो a+b का होल क्यूब, इसको सबसे पहले सिंपल करते हैं। तो a³ तो x का क्यूब a³ प्लस b³ प्लस का 3ab, 3 × a × b, 3ab, फिर a+b। तो ये हमारा हो गया इतना, x + 2 का होल क्यूब इतना आया। ठीक, बराबर। फिर 2x की गुणा इनके साथ कराते हैं, तो 2x की गुणा x² के साथ पहले, फिर 2x की गुणा जो है -1 के साथ। तो x³ कितना होता है, x³ प्लस 2 की पावर 3 कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 आ गया, प्लस का 3 दूनी 6x, फिर ये आ गया x + 2, फिर यहां पर x² और x की गुणा x³ और 2 है तो 2 साथ में आ गया, प्लस माइनस 2x, 2x की गुणा -1 के साथ कराएंगे तो -2x आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 2x³ है, इन सबको इधर ले आते हैं। देखो, x³ प्लस का 8 प्लस का 6x की गुणा x के साथ, तो x के साथ, प्लस का 6x की गुणा 2 के साथ, तो 2 के साथ, माइनस का 2x³ प्लस का 2x बराबर 0। देखो, इन दोनों को हमने उधर ले आए। ठीक है, तो ये 2x³ उधर जाएगा तो माइनस का 2x³, यहाँ पर माइनस का 2x है तो उधर आएगा प्लस का 2x। ठीक है, और उसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं, केवल ये हम लोगों को 6th 7th में पढ़ा याद करवा दिया जाता है कि ये क्या होता है, तो हम लोग सिंपल इसको बस सॉल्व करना है। देखिए, x³ प्लस का 8 प्लस का 6x², x की गुणा x² और 6 है तो 6x² प्लस का 6 दूनी 12x माइनस का 2x³ प्लस का 2x बराबर 0। देखो, यहां पर x³ है और यहां पर भी x³ है, तो प्लस का x³ माइनस का 2x³, तो यहां पर बचेगा माइनस का x³। ठीक है, फिर यहां पर है 6x² और तो और कहीं तो है नहीं, तो ये आ जाएगा प्लस का 6x²। फिर यहां पर है आपका 12x, यहां पर है 2x और x वाला कोई है नहीं, तो 12x प्लस का 2x कितना हो गया, 14x प्लस का 14x। ये प्लस का 8 बचा तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, बराबर 0। तो देखो, ये जो हमारा आया है, यहां पर x की अधिकतम घात है 3, x की घात कितनी है, x की घात है 3, तो ये हमारा हो जाएगा त्रिघात समीकरण, 3 घात वाला समीकरण। तो अतः ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात तो 3 है, द्विघात समीकरण के लिए हमारी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x की अधिकतम घात है 3, तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद, त्रिघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण नहीं है, ये हमारी है त्रिघात समीकरण। सबको समझ में आया? ये वाला फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है,
ये जो फार्मूला है ये आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। पता लगा एग्जाम में आपको फार्मूला ही नहीं याद है। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। देखिए ये जो आपका 8वां वाला सवाल है, इसमें पूछ रहा है द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो इसको ओपन कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर x की अधिकतम घात 2 आती है तो द्विघात समीकरण है। तो यहां पर हम लोग देते हैं a माइनस बी का होल क्यूब है, तो इसका सूत्र पता होना चाहिए। इसका सूत्र होता है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और a माइनस बी गुणे में। ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा, ठीक है। तो अब इसको सिंपल कर लेते हैं। देखिए इसको ऐसे ही उतार लेंगे, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर a माइनस बी का होल क्यूब। ए यहाँ पर x है और b हमारा 2 है, तो a क्यूब x का क्यूब माइनस b का क्यूब 2 का क्यूब माइनस का 3ab 3 इंटू a है x, b है हमारा 2, a माइनस बी, a की वैल्यू है x और माइनस b, a माइनस बी लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर ये एक्स क्यूब आ गया माइनस का 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का 3 दूनी 6x, x माइनस 2, फिर एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस का 8 माइनस का 6x की गुणा x से करवाएंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 6x की गुणा माइनस 2 से होगी तो माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x, ठीक है। देखिए x क्यूब इधर भी है, x क्यूब इधर भी है, ये इधर आएगा माइनस का x क्यूब हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। फिर यहां बचा माइनस का 4x स्क्वायर, नोट कर लिया इसको। इधर भी है माइनस का 6x स्क्वायर, इधर जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, लिख लिया प्लस का 6x स्क्वायर। इधर है माइनस का x, लिख लिया माइनस का x। इधर है प्लस का 12x, उधर जाएगा माइनस का 12x, ठीक। इधर है प्लस का 1 तो प्लस का 1 लिख लिया। इधर है माइनस के 8, उधर जाएंगे प्लस के 8 बराबर, इधर कुछ सब इधर चला गया तो इधर बच गया 0, तो ये 0। देखिए माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 6x स्क्वायर, तो कितना बचा, प्लस का 2x स्क्वायर माइनस के 12x माइनस का x, तो कितना हो गया, माइनस का 13x प्लस का 1 प्लस का 8 कितना हो गया, प्लस का 9, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है 2x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 9 बराबर 0। तो यहां पर आप लोग देखिए x की अधिकतम घात कितनी है, x की घात 1 है, यहां पर x की घात 2 है, तो x की अधिकतम घात कितनी है, x की घात है यहां पर 2। तो ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। x की यहाँ पर अधिकतम घात है 2, तो ये जो है द्विघात समीकरण हमारा है, ठीक है। बस इसमें आप लोगों को ये फार्मूला याद होना चाहिए, फिर आप लोग इस प्रकार के सवाल कर लेंगे, ठीक है। देखिए हमारा जो एक्सरसाइज 4.1 है उसका जो दूसरा खंड है उसमें भाषा वाले सवाल दिए गए हैं। उसमें ये हमारा पहला भाषा का सवाल है। इसमें कहता है करना क्या है, इसमें द्विघात समीकरण हमें बनानी है। द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, जो हमने पीछे द्विघात समीकरण देखी है उस प्रकार से बनानी है। फिर हमें यहाँ पर कुछ ज्ञात करना है। सबसे पहले देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार हमारे पास कोई एरिया है, लैंड है, जमीन है कोई, उसका जो क्षेत्रफल है वो है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्र की जो लंबाई है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। जो हमारी आयताकार, ये देखिए आयताकार हमारा एक कोई मैदान है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल यानी एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर। फिर कहता है क्षेत्र की जो लंबाई है, ये क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के, मान लिया चौड़ाई है x, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। समझ में आया। कह रहा है क्षेत्र की जो लंबाई है, ये क्या है हमारी चौड़ाई, ये क्या है हमारी चौड़ाई, ठीक है। कह रहा है क्षेत्र की लंबाई, माना है हमने, मान लिया चौड़ाई है भैया x, ठीक है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है जो लंबाई है हमारी, लंबाई वो चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, तो 1 अधिक कर दी। तो यही हमें सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए
एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है, तो नोट कर लीजिए, हल करते हैं जब इसको। भूखंड का क्षेत्रफल बराबर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई तो पता हो तभी तो हम करेंगे। चौड़ाई माना चौड़ाई बराबर एक्स, माना चौड़ाई बराबर एक्स मीटर मान लिया, मीटर स्क्वायर में है तो हमने चौड़ाई एक्स मीटर मान लिया। लंबाई कितनी है? लंबाई हमें दिया गया है, कितना दिया गया है? कह रहा है क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो भैया चौड़ाई का दोगुना कितना हो गया? एक्स है तो एक्स का दोगुना 2x। चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, कोई चीज कहते हैं हम उसके दोगुने से एक अधिक है तो उसका दोगुना 2x, और एक अधिक है तो उसमें एक और जोड़ दिया। ठीक है, इसका दोगुना कितना हुआ? x का दोगुना 2x और उसमें एक जोड़ दिया, तो ये हो गई हमारी लंबाई। कहता है भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें पता है आयताकार भाग का क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है आयताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। यही तो होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लगा देते हैं। क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी है? 2x + 1 मीटर, ये भी मीटर में है। ठीक है, 2x + 1 मीटर में, गुणे चौड़ाई कितनी है? x मीटर, तो मीटर हो गया मीटर स्क्वायर। तो इसको ओपन कर दीजिए, देखिए ये है हमारा 528 बराबर x की गुणा 2x से करवाइए, तो 2x की गुणा x से करवाएंगे आ जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस x की गुणा 1 से करवाएंगे तो x आ जाएगा। ये हमारी बन गई द्विघात समीकरण। ठीक है, इसको अब हमें x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखिए क्वेश्चन में तो हालांकि हमसे इतना ही पूछता है कि द्विघात समीकरण बनाइए, तो हमने भैया 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 बराबर 0, ये आ गए हमारी द्विघात समीकरण। ठीक है, लेकिन हम लोग ये भी ज्ञात कर लेते हैं कि भैया लंबाई चौड़ाई होगी कितनी। ठीक है, क्योंकि हमने बहुपद में ये सब सीखा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर है 528 मीटर स्क्वायर। देखिए हमारे पास आ गई थी 2x स्क्वायर प्लस का x, और 528 को उधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 528 बराबर 0। हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमें मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड करने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए 528 की गुणा 2 से करा दीजिए, कितना है? 1056। 528 की गुणा जब आप 2 से कराएंगे तो आ जाएगा 1056, उसको तोड़ना है। तो क्या करते हैं? 1056 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। 2 528 फिर 2 दूनी 4, 2 छंगे 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 1 13, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 3 आ गया, 3 से काटेंगे तो 11 आ गया, फिर 11 से काट लिया। देखिए तो हमें 1056 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए और गुणा कराने पर 1056। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इतने की गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 32, और इतने की गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 33, 11 दिया 33, तो 33 में से 1 गया, कितना बचा? 32 बचा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 33x माइनस का 32x माइनस का 528। देखिए इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, देखो 2x स्क्वायर सेम रहा, 528 सेम रहा, 33 में से 32x चला गया, कितना बचा? प्लस का x, तो ये सेम ही लिखा है। ठीक है, अब हम लोग इसके गुणनखंड कर लेंगे। देखिए यहां पर से क्या कॉमन आ जाएगा? यहां से x कॉमन है तो x निकाल लिया, तो यहां पर बच गया 2x प्लस का 33। फिर यहां पर हम लोग निकाल लेते हैं माइनस का 16। ठीक है, जब यहां से -16 निकालेंगे तो 16 दूनी 32 यानी 2x बच गया। ठीक है, प्लस 528 के गुणनखंड में से यदि आपने 16 निकाला,
ये 528 का इतना गुणनखंड है, ठीक है। इसमें से 16 निकाल दीजिए आप, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना बचा, 11 3 33 बचा ना, 33 बराबर 0। आप लोग बहुत सिंपल होता है, इसको आप लोग थोड़ा रीजनिंग टाइप से भी सॉल्व कीजिए। कैसे, जैसे अब यहां से 16 कॉमन हो गया, तो 528 के गुणनखंड में से 16, 528 को 16 से भाग दीजिए, 33 आ जाएगा, ठीक है। तो कई प्रकार से इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा था गुणनखंड, इसको अलग रखते हैं। तो 2x प्लस 33, 2x प्लस 33 सेम है, तो इसको कर लेते हैं एक ब्रैकेट में 2x प्लस 33, फिर x माइनस 16 एक ब्रैकेट में कर देते हैं x माइनस 16 बराबर 0। तो यहां से x बराबर आ जाएगा आपका 16, और यहां से x आ जाएगा आपका माइनस का 33/2। कैसे, 2x प्लस 33 को जब आप 0 के बराबर करोगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 33, x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 33/2, माइनस का 33/2, तो x आ जाएगा माइनस का 33/2। लेकिन हम लोग इसको छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा कोई वास्तविक संख्या तो है नहीं, रियल नंबर तो है नहीं। तो हमारा x जो 16 है, ये हमारा कोई रियल नंबर है, ठीक है। x बराबर 16, इसको मिटा देते हैं हम लोग। x बराबर 16 जो है हमारी एक वास्तविक संख्या है। तो अतः चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 16, चौड़ाई आ जाएगी आपकी 16, और जो आपकी लंबाई है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, तो 2x की जगह 16 प्लस का 1, तो 16 दूनी 32 और 1 33, तो ये आ जाएगी 33 मीटर। तो हमारा जो ये आयताकार खंड था, इसका एरिया था 528 और चौड़ाई थी x, तो x आ गई 16 और ये आ गया 33। तो ये कितना है, 16, ये है 16 गुणे 2 प्लस 1। देखिए ये लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने है, 16 दूनी 32, चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, ठीक है। यानी हमारा जो हमने सॉल्व किया है ये सही है, यहां से जांच भी होगी, ठीक है। और 16 और 33 की जब आप गुणा कराएंगे, 16 33 की जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 528। तो यानी हमने जो सॉल्व किया है ये एकदम सही है, यहाँ पर कोई गलती नहीं है, ठीक है। आप लोग इसको आराम से समझ लीजिए कि कैसे करते हैं, बहुत ईजी है। हमें एरिया दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, और आयताकार भाग का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो हमने चौड़ाई x मान लिया और लंबाई हमें दिया गया है कि 2x प्लस 1। कैसे, जो हमारे पास लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई का दोगुना से 1 अधिक है हमारी लंबाई, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, 528 दिया गया है। 2x प्लस 1 इंटू एक्स गुणा करा लिया, गुणनखंड कर दिए, हमारा आ गया x बराबर 16, और इसमें x की वैल्यू रखी तो ये आ गया 33। सबको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है बहुत इजी है, हमसे कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है 306, तो हमें पूर्णांक बताइए। तो सबसे पहले पूर्णांक होता क्या, देखिए पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं हमारे -2, -1, 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट। तो ये अच्छा कह रहा है दो क्रमागत मतलब जस्ट आगे पीछे का, ये नहीं कि एक यहां तो एक वहां, जस्ट आगे पीछे एक दूसरे के जो पास मिलके। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब ये पॉजिटिव वाले, ये माइनस वाले हमें नहीं लेना है। धनात्मक का मतलब यही है कि धनात्मक मतलब पॉजिटिव। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये हमारे धनात्मक वाले ये वाले हैं, 1 2 3 4, ये तो माइनस वाले हैं। तो हमें यही बस यहाँ पे इतनी ही समझने की चीज थी, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। तो देखिए माना हल करेंगे तब तो हम लोग मान लेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक मान लिया हमने x, हमने क्या मान लिया x। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्रमागत कहा है, दूसरा क्रमागत धनात्मक क्रमागत, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, अच्छा जस्ट आगे का, जैसे हमारा 2 है, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। अच्छा 3 ले लिया तो 3 के आगे क्या है, 4। तो x है तो x के बाद का क्या होगा, x प्लस 1 ही तो होगा, है कि नहीं। ये x है तो x प्लस 1 होगा, क्रमागत मतलब जस्ट आगे का। धनात्मक पूर्णांक जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 के बाद का 2, 2 के बाद का 3, 3 के बाद का 4।
तो x के बाद क्या x+1, एक जोड़ देते हैं तभी तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो x+1 हमसे कहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हमारे पास दो क्रमागत आ गए, एक x है दूसरा x+1 है, उनका गुणनफल जो है 306 है, यानी इनका गुणनफल दिया है हमें दिया है कि इनका जो गुणनफल होगा यानी x गुणे x+1 वो होगा 306 के बराबर। तो कहा है वही पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो हमें x पता हो जाएगा तो पूर्णांक भी हमें पता चल जाएंगे। x की गुणा x+1 से, x की गुणा x से कराइए, फिर x की गुणा 1 से कराइए, तो x की गुणा जब x से कराएंगे तो x² आ जाएगा, प्लस x की गुणा x से कराएंगे तो x आ जाएगा, बराबर 306 है। 306 के उधर ले आइए, तो x² प्लस का x माइनस का 306 बराबर 0। अच्छा, तो 306 के गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो देखिए 306 को लिख लीजिए यहां पर, ऐसे गुणनखंड कर लीजिए। 2 2 1 कम 2 बच गया 1, 2 पंचे 10, 2 3 6, 5 1 6, 6 3 9, यानी ये 3 से कट जाएगा। 3 15, 3 1 कम 3, 51 जो है किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से कट जाएगा। नहीं 7 से नहीं कटेगा, तीन से कटेगा, 5 और 1 6 है ना, तो ये 3 से भी कट जाएगा। अगर संख्याओं का योग जो है वो इस प्रकार से आता है 5 1 6 3 9, 5 1 6 विषम आता है तो 3 से कट जाता है, तो 3 1 कम 3, 2 बच गया 21 हो गया, तो 3 7 21 17 आ गया। तो ये अब हमें गुणनखंड इस प्रकार से करने की एक आना चाहिए, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 और 17, इसकी गुणा कितना आ गई 18 और 17, तो यह आ जाएगा x² प्लस का 18x माइनस का 17x माइनस का 306 बराबर 0। यहां से जो है हम लोग x कॉमन ले लेंगे, तो x मिल गया, तो x प्लस 18 यहां से आ गया, क्योंकि यहां से x गया तो x बचा, यहां से x गया तो 18 बच गया, ओके। यहां से -17 को कॉमन ले लीजिए, -17 गया, यहां पर कितना बचा x, माइनस कॉमन चला गया तो यहां पर बच गया प्लस, 306 में से 17 गया, ये 306 के गुणनखंड है, इसमें से 17 चला गया, कितना बचा 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 बच गया बराबर 0। तो यहां पर x प्लस 18 कॉमन आ गया, x प्लस 18 बचा कितना, x माइनस 17 बच गया, तो यहां की से x की दो वैल्यूज आएंगी, 17, x बराबर 17 और कामा माइनस 18, x बराबर आ गया 17 कामा माइनस 18, लेकिन हमें वास्तविक संख्या लेनी है, रियल नंबर लेना है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक लेना है, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा हमारा यहां से 17, धनात्मक पूर्णांक लेना है ना, पॉजिटिव इंटीजर, तो x बराबर 17 आ जाएगा। अगर हमारा x बराबर 17 है, अगर हमारा x बराबर 17 आ गया है, तो x+1 कितना होगा, x+1 हो जाएगा 17 और 1 18, ठीक है। दो संख्या हमारे पास आ गई 17 और 18, 17 और 18 दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, देखिए धनात्मक है, निगेटिव 17 -17 -18 तो है नहीं, दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं हमारी 17 और 18 है, यदि उनको हम गुणा करा देंगे तो हमारा 306 आ जाएगा, ठीक है, हमारा सवाल हो गया। अगला सवाल देखते हैं। ये जो आपके भाषा वाले सवाल होते हैं इनको आप लोग अच्छे से समझिए, इनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर एक बार आपने किसी भी चैप्टर के भाषा वाले सवाल सीख लिए, फिर अगले जितने भी चैप्टर आएंगे भाषा वाले सवाल जिनमें आएंगे उसमें आपको बड़ा ही आसानी होगा उनको सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि लैंग्वेज से इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, जो भाषा दी गई है उससे हम समीकरण कैसे बनाते हैं, ठीक है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम जो जितने भी भाषा वाले सवाल आपको करवाते हैं आपको बहुत ही इजी मेथड से करवाते हैं, आपको कहीं भी वैसा नहीं मिलेगा कि आपको कोई उतना डिटेल वे में कि पहले बताए पूर्णांक क्या होता है, फिर बताए धनात्मक क्या होता है, क्रमागत क्या होता है, आपको एक एक चीज बताते हैं ताकि अगर आप एक बार पढ़ लें फिर आपको दोबारा कहीं से भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बस महीने 2 महीने में आप रिवीजन करते रहिए, आपका एग्जाम 100% अच्छा होगा, ठीक है। बस आपको करना क्या, एक बार अच्छे से समझना है, पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको जो है अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग साथ में थोड़ा लिखते जाइए, नोट्स वगैरह बनाते जाइए। देखते हैं अगला सवाल। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए आपका नाम रोहन है, तो आपकी मम्मी की एज जो है आपसे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। आपकी माँ आपसे 26 वर्ष बड़ी है, ओके। अगर आप हैं x साल के तो आपकी माँ कितने साल की होगी, x प्लस 26 साल की, ठीक है। समझ में इतना आ गया। आप अगर x साल के हैं तो आपकी माँ जो है वो x प्लस 26 साल की होगी, क्योंकि वो 26 साल बड़ी है। फिर कह रहा है उनकी आयु 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाता है। 3 वर्ष बाद आप आज x साल के हैं, 3 साल बाद कितने साल के होंगे, x प्लस 3 साल के होंगे। आपकी माँ आज x प्लस 26 साल की है, 3 वर्ष बाद कितने साल की होगी, x प्लस 26 प्लस 3 x प्लस 29 साल की होगी। उनको गुणा करा देंगे तो हमारा 360 आ जाएगा, ठीक है। अभी लिख के देखते हैं आराम से। देखिए जब हम इसको हल करेंगे, कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो हमें रोहन की एज सबसे पहले पता होनी चाहिए, तभी तो हम उसकी माँ की उम्र 26 वर्ष बड़ी करेंगे उससे। तो माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष। फिर कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर आप आज x साल के हैं तो आपकी माँ x प्लस 26 साल की होगी। आपकी माँ क्योंकि 26 साल बड़ी है, माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष, तो इसकी जो माँ है, रोहन की माँ की आयु बराबर, वो है माता जी इसकी जो है वो 26 साल बड़ी है, तो ये अगर x साल का है तो इसकी माँ है x प्लस 26 साल की। अब क्या कह रहा है, इतना तो हमने लिख लिया, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है तो रोहन की आयु x, तो रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल, इनकी जो आयु है इनकी गुणा करवानी, इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। अब से 3 वर्ष बाद, तो अब से 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद, तो आज अगर आप x साल के हैं तो 3 वर्ष बाद कितने साल के होंगे। अगर आज आपकी उम्र 15 साल की है तो 3 वर्ष बाद आप 15 3 18 साल के होंगे ना। तो आज अगर ये x साल का है तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 साल का होगा। और उसकी माँ जो कि आज x प्लस 26 साल की है तो वो भी 3 वर्ष बाद x प्लस 26 प्लस 3 साल की होगी, ठीक है। ये हो गया 3 वर्ष बाद, x प्लस 3 x प्लस 26 प्लस 3, क्योंकि 3 वर्ष बाद तो 3 जोड़ दिया। कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 होगा। उनकी आयु का गुणनफल करवा दिया। 3 वर्ष बाद कितना होगा, 360 होगा, तो 360 हमने कर दिया। यही हमसे कह रहा था। कह रहा है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की आयु है x, गुणा करवा दीजिए, ठीक है। तो पहले सिंपल कर लीजिए, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 26 प्लस 3, 26 और 3 कितना होता है 29, बराबर 360। तो x की गुणा जब x से करवाएंगे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, प्लस x की गुणा 29 से करवाएंगे तो आ जाएगा आपका 29x, प्लस का 3x, प्लस का 29 दिया 30 देखो 29 दिया होता है 87, कैसे 29 की गुणा 3 से करवा दीजिए 87 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 29x प्लस 3 की गुणा x से 3x प्लस 3 की गुणा 29 से 87 बराबर 360। इसको और सिंपल कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, 29 और 3 कितना हो गया 32, 29 30 31 32x। देखिए 360 इधर आ जाएगा तो माइनस का 360 इधर आ जाएगा तो माइनस का 360 और प्लस का 87, तो कितना आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। माइनस का 360 प्लस 87 बराबर कितना आएगा जल्दी से बताइए। देखिए हाँ, तो 10 में से 7 गया कितना बचा 3, यहां पर बचा 5, 15 में से 8 गया कितना बचा 7, फिर यहां पर बचा कितना 2, 273 माइनस का 273।
अब हम लोग क्या करेंगे, 273 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि स्पेस बने। हमारी समीकरण आई है एक्स स्क्वायर प्लस का 32x है ना माइनस का 273 बराबर 0। तो 273 के हमें करने हैं गुणनखंड, 273 के गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पे आ जाए 32। तो 273 के गुणनखंड कर लीजिए, 2 से कटेगा, 7 3 10 2 12, 3 से कटेगा, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 91 आ गया। 7 से काट लो, 7 एकम 7, बचा कितना 2, 7 या 21, 13 से काट लो 1। तो इसके गुणनखंड आ गए 3 गुणे 7 गुणे 13, तो 7 या 21 प्लस 13, 21 प्लस 13 कितना होता है 34, 13 प्लस 21, 3 1 4 2 1 3, ये आ गया 34। तो क्या करें, अगर 21 में से 13 घटा दें तो कितना आएगा, 11 में से 3 गया कितना बचा 8, फिर 1 में से 1 गया 0, 13 7 20 और 1 21, यानी ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 13 26, 13 3 39, 13 3 39, 13 गुणा 3 बराबर 39, और 39 में से 7 चला जाएगा तो बच जाएगा 29, यानी इसके गुणनखंड होंगे 29 गुणे 7। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 39x माइनस का 7x, देखो 39 में से 7 गया 32 बच गया, माइनस का 273 बराबर कितना है 0। तो x कितना आ गया, x प्लस 39, माइनस का 7 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस कॉमन हो गया तो अंदर आएगा प्लस, और प्लस यहां से 7 कॉमन, 7 या 21, 21 और 6 27 63, 7 नामा 63 बराबर 0। तो x प्लस 39 एक ब्रैकेट में कर लीजिए और x माइनस 7 जो है एक ब्रैकेट में कर लीजिए बराबर 0। तो यहां से आ जाएगा x बराबर 7, पॉजिटिव वाला ही लेते हैं निगेटिव वाला लेते नहीं, x बराबर आ गया यहां से 7। तो रोहन जो है वो अभी बहुत छोटा बच्चा है, क्योंकि रोहन की एज जो है 7 वर्ष है। तो रोहन की उम्र बराबर, रोहन की आयु बराबर कितनी थी, रोहन की हमने आयु मानी थी, रोहन की आयु बराबर थी x वर्ष। तो रोहन की आयु बराबर x वर्ष, x बराबर 7, तो यानी रोहन अभी एक बच्चा है, उसकी उम्र जो है 7 वर्ष है, रोहन अभी एक मुन्ना है। ठीक है, रोहन की आयु हो गई 7 वर्ष। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत ही मजेदार है। बस इसमें करना क्या है, आपको क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ना है। बच्चे करते क्या है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, समझ में कुछ आता नहीं है, परेशान होते हैं। इसको आप लोग कम से कम 3-4 बार समझिए और आप इसको जो है आप लोग अपने से रिलेट करिए। ठीक है, कि क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, क्या होगा। देखिए इसको 2-3 बार आप लोग पढ़ लीजिए। पहले तो क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी होती। देखिए एक रेलगाड़ी की चाल है 480 किलोमीटर। देखिए सबसे पहले हम करते क्या है, ये एक दूरी है मान लीजिए कोई 480 किलोमीटर। ठीक है, ये कोई दूरी होती 480 किलोमीटर की, और एक रेलगाड़ी है उसको समान चाल से, मान लीजिए इसकी समान चाल है कोई x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल का फार्मूला पता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। 480 किलोमीटर की ये हमारी कोई दूरी है, तो रेलगाड़ी है उसकी जो स्पीड है कितनी होती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर हमने माना है रेलगाड़ी की स्पीड जो है हमारी वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो मान लिया उसको टाइम कितना लगा होगा, तो हमें चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी है
480 किलोमीटर, तो मान लिया टाइम लगा होगा टी घंटे लगा होगा, है ना। टी घंटे में उसने 480 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। फिर हमसे क्या कहता है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती, वही वाला केस है, 480 किलोमीटर दूरी है, ठीक है भैया, 480 किलोमीटर दूरी होती तो इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती। तो पहले चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, अभी इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो यानी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गई इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये हो गई चाल। तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। जब आप कहीं जाते हैं, मान लीजिए बाइक आपको दे दी गई, आप जाते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो मान लीजिए आपको कुछ टाइम लगा, दोबारा आपको जाना हुआ, आपके पिताजी पीछे बैठ गए, तब आप कितने में, 60 में तो जाएंगे नहीं, 40 में जाएंगे। तो जब 40 में जाएंगे तो आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा भाई। कहीं आप जा रहे हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और कहीं जा रहे हैं आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। जब आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएंगे तो आपको टाइम तो ज्यादा लगेगा ना। तो यहां वही कह रहा है, जब इसने चाल जो है अपनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दी तो इसको टाइम ज्यादा लगने वाला है। कितना टाइम ज्यादा लगने वाला दिया है, तय करने में इसको 3 घंटे अधिक लेती। तो इसमें जो टाइम लगा, जितना यहां पे लग रहा था उससे 3 घंटे अधिक लगेगा। बस साल हो गया, न्यूमेरिकल कुछ बचा ही नहीं। देखिए ये और ये, अब तो इसमें कुछ भी नहीं बचा, बस इसको क्या है और इसको क्या है, अगर समीकरण के रूप में बना दे 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में ऐसे नंबर तो देगा नहीं, आपको थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। देखिए ये आप लोग ध्यान रखिए, ये अभी आगे काम में आने वाला है। अब यहां से करेंगे क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहां से समय बराबर बटे चाल। देखिए तो यहां पर टाइम लग रहा है 3 घंटे, दूरी है 480 किलोमीटर और यहां पर वेलोसिटी है आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर कितना है, टाइम लग रहा है t प्लस 3 घंटे और आपकी दूरी है 480 किलोमीटर और यहां पर चाल है आपकी x माइनस 8। अब इसको बराबर कर दीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। बराबर कैसे करोगे, देखो यहां पर t है और यहां पर है t प्लस 3। मान लीजिए आपके पास रुपए हैं 10 और आपके बड़े भाई के पास है रुपए 15, और जैसे आपके पास है रुपए 10 और आपके बड़े भाई के पास है रुपए 15। अब इसको हमें बराबर करना है तो यहाँ पर 5 जोड़ना पड़ेगा ना। आपको कोई 5 रुपए और दे तभी तो आप उसकी बराबरी कर पाएंगे। सेम यहाँ पर है, यहाँ पर इसको टाइम लग रहा है t घंटे, यहाँ पर लग रहा है t प्लस 3 घंटे। बराबर करने के लिए इसमें 3 हमें जोड़ना पड़ेगा, पीछे हमने खूब समझाया है ना। यहाँ पर 3 जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू निकाल लीजिए। आपका न्यूमेरिकल एक प्रकार से सॉल्व हो चुका है, ठीक है। हम लोग इसको बस भाषा के रूप में इसको सरल करके बताते हैं। कह रहा है हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले चाल मान लेंगे, ठीक है। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर, जब इसको हल करेंगे हम, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर, चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे कर रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल से तय करती दूरी बराबर समान चाल से तय करती दूरी बराबर 480 किलोमीटर। चार सौ 480 किलोमीटर को तय करने में लगा समय बराबर मान लिया टी घंटे, ठीक है। ये हमारी एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती, इतना है केवल। तो जब इसको समान चाल से तय करेगी तो इसको कितना टाइम लगा, टी कितना टाइम लगा, टी बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी
बटे चाल, चाल कितनी x किलोमीटर प्रति घंटा, इतना टाइम उसको लगा। ठीक है, अब स्थिति 2 देखिए क्या है, दूसरी बार कह रहा है यदि ऐसा है तो ठीक, लेकिन ऐसा होता यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दीजिए। दूसरी स्थिति के अनुसार पुनः इसकी चाल बराबर, चाल कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। दूसरी स्थिति लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा है। दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति में, ये थी पहली स्थिति, यह दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति यानी सेकंड केस में क्या है, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां पर चाल जो है इसकी है x किलोमीटर प्रति घंटा, और कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दीजिए, तो कम कर दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये हो गई चाल इसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, ये सब हम आपको अभी बता चुके हैं। ठीक है, समय कितना लगा, 3 घंटे अधिक लग गए भैया। टी जितना पहले लग रहा था टाइम, अभी 3 घंटे अधिक लग गया। ठीक है, दूरी तो वही है 480 किलोमीटर की, तो टाइम कितना लगा, समय बराबर दूरी 480 किलोमीटर बटे चाल x माइनस 8। दिख रहा है आप लोगों को ये? हाँ दिख रहा है, ठीक। t प्लस 3 बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, 480 बटे चाल कितनी है, x माइनस 8। ये देखिए यहां पर लग रहा है t टाइम, यहां पर लग रहा है t प्लस 3 टाइम, t प्लस 3, और यहां पर वही बताया ना, अगर आपके पास 10 रुपए है, आपके बड़े भाई के पास 15 रुपए है, बराबरी करनी है तो आपको 5 रुपए और चाहिए। अगर इसके पास t है, इसके पास t प्लस 3 है, अगर इन दोनों को बराबर करना है तो इसको 3 रुपए और चाहिए, यानी इसमें 3 और ऐड करना पड़ेगा ना, तो वही यहां पर करते हैं। देखो यहां पर था t बराबर, और यहां पर है t प्लस 3, तो इसको बराबर करने के लिए, ये बराबर तो है नहीं, यहां पर बराबर करने के लिए यहां पर 3 और जोड़ना पड़ेगा, यानी ये जो 480, t की वैल्यू कितनी है 480 बटे x, इसमें यदि हम 3 और जोड़ दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। t प्लस 3 की वैल्यू है 480 बटे x माइनस 8। सबको समझ में आया? देखिए यहां पर था t, यहां पर था t प्लस 3, बराबर तो है नहीं, बराबर करने के लिए इसको 3 और देना पड़ेगा, यहां पर 3 घंटे और जोड़ने पड़ेंगे, तो यहां पर हमने t की वैल्यू रखी और 3 और जोड़ दिया, t प्लस 3 की वैल्यू हमने यहां से रख दी उठा के। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका जो भी आंसर आएगा वही हमारी रेलगाड़ी की चाल होगी। ठीक है, सिंपल। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 480 प्लस 3x अपान में x बराबर 480 बटे x माइनस 8। इसकी तिरछा गुणा करवा दीजिए, 480 प्लस 3x x माइनस 8 बराबर 480x। तो गुणा करवाइए, यहां पर 480 की x के साथ 480x, फिर 480 की 8 के साथ 480 गुणे 8, फिर 3x की गुणा x के साथ 3x स्क्वायर, 3x की गुणा 8 के साथ माइनस का 8 दिया 24x। देख लीजिए साइन वगैरह सब सही है। 480x, 480 की गुणा 8 के साथ माइनस आ गया, प्लस का 3x स्क्वायर, प्लस का यहां पर माइनस आएगा, 8 दिया 24x। ठीक है, बराबर कितना था 480x। देखिए बराबर के इधर भी 480x, उधर भी 480, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 480 की गुणा 8 से करवा दीजिए, माइनस का माइनस, ये आ गया 0, 8 64 का 4 हासिल आ गया 6, 8 चौके 32 से 38, प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 24x बराबर 0।
प्लस का 3x² माइनस का 24x माइनस का 3840। तो देखिए 3 से भाग दे दीजिए यहाँ पर, तो 3 से भाग देंगे तो क्योंकि 3 से इधर भी भाग दे दो उधर भी भाग दे दो, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो 3 से भाग दे दो तो x² बच जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 और 8 24, 8 आ जाएगा 8x। फिर इसको दे दो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गया 2, 3 और 8 24, 0 बराबर 0। तो आपकी समीकरण ये आ गई है। समझ में आया कि 3 से भाग क्यों देते हैं? जैसे इसके बराबर में 0, इधर भी 3 से भाग दे दो, इधर भी 0 को 3 से भाग दोगे तो 0 ही रहेगा, इधर दे दिया तो ये आ गया, ठीक है। या फिर 3 कॉमन ले लीजिए और 0 को बेटे में जाएगा, समझ में आता होगा। तो x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, वही हमारी रेलगाड़ी की चाल है। इसको बिगाड़ दें, आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। तो आपका आया है x² माइनस का 8x माइनस का 1280 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर 1280 की गुणा यहाँ पर एक है 1280, तो 1280 के आप लोग गुणनखंड कर लीजिए। 2 से कटेगा, 2 छंगे 12, 2 चौके 8, 0। 2 से फिर से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 0। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंगे 12, 0। 2 2 8 16, 0 2 40, 2 20, फिर यहां पर 2 आ जाएगा, फिर 10, फिर 2, फिर 2 5 के 5 5, इतना गुणनखंड आएगा। हमें लाना है 8, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, फिर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूना 40। तो इतना कर लीजिए और इतना कर लीजिए, 32 और 40, यहाँ पे आ जाएगा 40 और यहाँ पर आ जाएगा 32, ठीक है। तो x² माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस का 1280, इसको इरेज कर देते हैं। यहां पर हम लोग x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 40 प्लस यहां पर 32 कॉमन मिल जाएगा, तो x माइनस 1280 के गुणनखंड आए थे 40 32, 32 कॉमन ले लिया, कितना बचा 40। आप लोग भाग भी दे सकते हैं, 1280 को 32 से जब भाग देंगे तो 40 ही आएगा। ये आपका था 0 के बराबर। तो यहां पर आपका आ गया x प्लस 32 और x माइनस 40, तो x बराबर यहां से आ गया 40 और माइनस 32 भी आएगा, चाल माइनस 32 तो हो नहीं सकती, तो x बराबर 40, यानी उसकी रेलगाड़ी की चाल जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो रेलगाड़ी की चाल आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे आया? हमने पहले आपको रीजनिंग वाइज जो फिगर बना के बताया था उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन वैसे एग्जाम में नंबर तो देगा नहीं, तो हम लोगों को ये सब लिखना पड़ता है, ठीक है, गुणनखंड करने पड़ते हैं, ये सारा लिखना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर देखेगा अच्छा इतना लंबा लिखा है तो नंबर दे देता है। फिर तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो जो फिगर बताया था वहां से आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग वैसे कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे से समझाया है, डिटेल वे में हर एक चीज को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसको एक बार अपने मन से रिवीजन कर लीजिए, जहां पर नहीं समझ में आया है आप लोग वीडियो में दोबारा से देखिए, उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग अगला एक्सरसाइज 4.2 को लेके आएंगे, उसमें समझाएंगे कि क्या है कैसे है, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल द बेस्ट।